नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस यूपी पीएससी पर करंट अफेयर की 1000 प्रश्नों की सीरीज के पार्ट 11 में। आज हम अगले 40 एमसीक्यू को करेंगे जो कि पीसीएस व आरओ एआरओ परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, करंट अफेयर के 35 से 40 प्रश्न आयोग पीसीएस परीक्षा में पूछता रहा है, इसलिए हम आपको डेली 40 प्रश्नों का ही अभ्यास करा रहे हैं। चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। कृषि सखी योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह योजना 2 मई 2025 को महाराष्ट्र राज्य द्वारा शुरू की गई। दूसरा, प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को कृषि सखी के रूप में प्रशिक्षित करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। ए, केवल कथन 1 सही है। बी, केवल कथन 2 सही है। सी, दोनों कथन सही हैं। डी, दोनों कथन गलत हैं। तो इसका सही उत्तर है बी, केवल कथन 2 सही है। दोस्तों, पहला कथन यहाँ गलत इसलिए है क्योंकि यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, बफर में सफर योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? ए, मध्य प्रदेश। बी, केरल। सी, राजस्थान। डी, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है डी, उत्तर प्रदेश। यह एक नई इको टूरिज्म पहल है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस योजना के अंतर्गत दुधवा, पीलीभीत और लखीमपुर खीरी जैसे प्रमुख बाघ अभ्यारण्य बफर जोन में क्रियान्वित किए जा रहे हैं। सोहागी बरवा और कर्तनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य भी जैसे इसमें शामिल हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, मई 2025 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम का पायलट प्रोजेक्ट लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए, मध्य प्रदेश। बी, उत्तराखंड। सी, उत्तर प्रदेश। डी, तमिलनाडु। इसका सही उत्तर है ए, मध्य प्रदेश। दोस्तों, आप सभी के लिए इन प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या इस पीडीएफ के अंत में दे दी गई है। यहाँ पर हम केवल प्रश्नों के उत्तर देखेंगे जिससे कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास कर सकें। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल फोकस यूपी पीएससी से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, उत्तर प्रदेश का पहला स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कहां स्थापित किया जा रहा है? ए, लखनऊ। बी, सहारनपुर। सी, ग्रेटर नोएडा। डी, गोरखपुर। तो इसका सही उत्तर है डी, गोरखपुर। प्रश्न नंबर 5, भारत फॉरकास्ट सिस्टम के बारे में कौन से ऐसा कथन सही है? पहला, इसका विकास भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे द्वारा किया गया है। दूसरा, इसको पूरी तरह से महिला वैज्ञानिकों की टीम ने विकसित किया है। केवल 1 सही है। ए, केवल 1 सही है। बी, केवल 2 सही है। सी, दोनों कथन सही हैं। डी, दोनों गलत हैं। तो इसका सही उत्तर है सी, यहाँ दोनों कथन सही हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 6, भारत के सबसे बड़े टाइटेनियम और सुपर अलॉय सामग्री संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ए, गुजरात। बी, उत्तराखंड। सी, उत्तर प्रदेश। डी, तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर है सी, उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा टाइटेनियम और सुपर अलॉय सामग्री संयंत्र एरोलॉय टेक्नोलॉजीज लिमिटेड द्वारा लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। इसका उद्घाटन 15 मई 2025 को राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर सीड पार्क कहां स्थापित किया जाएगा? ए, मेरठ। बी, लखनऊ। सी, कुशीनगर। डी, वृंदावन। तो इसका सही उत्तर है बी, लखनऊ। इस योजना के अंतर्गत लगभग उत्तर प्रदेश में 5 सीड पार्क विकसित किए जाएंगे। अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, एम फॉर नेचर किसकी पहल है? ए, WWF। बी, यूनेस्को। सी, FAO। डी, WHO। तो इसका सही उत्तर है सी, FAO, खाद्य एवं कृषि संगठन की पहल है जो 2025 से 2028 तक चलेगा। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। कैंपस कॉलिंग कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग द्वारा मेरठ स्थित स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय द्वारा की गई। दूसरा, इसका उद्देश्य महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण देना है। सही विकल्प चुनना है इसमें। कथन 1 सही है परंतु 2 गलत है। बी, कथन 2 सही है परंतु 1 गलत है। सी, दोनों कथन सही हैं। डी, दोनों कथन गलत हैं। तो इसका सही उत्तर है डी, दोनों कथन गलत हैं। दोस्तों, यहाँ पहले कथन में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की जगह राष्ट्रीय महिला आयोग है और दूसरे कथन में इसका उद्देश्य कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में लैंगिक संवेदनशीलता बढ़ाना, यौन उत्पीड़न और साइबर अपराध को रोकना और छात्रों को सशक्त बनाना है ताकि वे एक सुरक्षित और समावेशी वातावरण में शिक्षा प्राप्त कर सकें। यह कार्यक्रम युवा मंथन के सहयोग से चलाया जा रहा है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, ज्ञानपीठ पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जगत गुरु राम भद्राचार्य और प्रसिद्ध कवि गीतकार जावेद अख्तर को दिया गया। दूसरा, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में की गई थी। तीसरा, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 1965 में मलयालम कवि जी शंकर कुरूप को मिला था। सही विकल्प चुनना है। ए, कथन 1 सही है परंतु 2 और 3 गलत हैं। बी, कथन 1 गलत है परंतु 2 और
3 सही हैं। दोस्तों इसमें सही विकल्प है कथन, सही विकल्प है बी। इसमें जगत गुरु रामप्रदाचार्य के साथ ही प्रसिद्ध कवि गीतकार गुलजार को दिया गया है, जिनका असली नाम संपूर्ण सिंह है। और दूसरा कथन सही है, जो इसकी स्थापना 1961 में ही हुई है। तीसरा कथन भी सही है। दोस्तों यहाँ हम ध्यान देंगे कि हिंदी भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कवि सुमित्रानंद पंत को 1968 में उनकी कविता चिदंबरा के लिए दिया गया था। यह पुरस्कार पाने वाले पहले हिंदी लेखक बने। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, राष्ट्रीय आयुष मिशन कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? ए भारत मंडपम नई दिल्ली, बी एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा, सी ऋषिकेश उत्तराखंड, डी लोनावला महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर है डी लोनावला महाराष्ट्र। दोस्तों यहाँ ध्यान देंगे कि राष्ट्रीय आयुष मिशन की शुरुआत 2014 में की गई थी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, 9वां अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? ए सिंगापुर, बी श्रीलंका, सी भारत, डी नॉर्वे। तो इसका सही उत्तर है ए श्रीलंका। या 7 मई 2000, इसका सही उत्तर है ए सिंगापुर, सॉरी दोस्तों। या 7 मई 2025 को सिंगापुर के चांगी प्रदर्शनी केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी इमडेक्स एशिया के साथ आयोजित किया गया था। अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, 22 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए इसका उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन राजस्थान के बीकानेर में किया गया। बी उद्घाटन किए गए सभी अमृत स्टेशन केवल उत्तर भारत के राज्यों में स्थित हैं। सी इन स्टेशनों के विकास पर 1100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है। डी उद्घाटन किए गए अमृत स्टेशनों में कर्नाटक के मुनीराबाद, बागलकोट, गदग, गोकाक रोड, धारवाड़ स्टेशन शामिल है। तो इसका सही उत्तर है बी, जो कि गलत है। या केवल उत्तर भारत में ना होकर के भारत के 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 86 जिलों में स्थित है, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, मई 2025 को मंत्रिपरिषद की 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? ए भारत, बी बांग्लादेश, सी म्यांमार, डी श्रीलंका। तो इसका सही उत्तर है डी श्रीलंका। इसका मुख्य विषय था भविष्य की पीढ़ी के लिए सतत हिंद महासागर। दोस्तों हम यहाँ ध्यान रखेंगे कि भारत जो है 2025 से 2027 के लिए इसकी अध्यक्षता करेगा। और जो हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की जो स्थापना है वो 1997 में हुई थी। इसका मुख्यालय मॉरिशस में है और इसके कुल 23 सदस्य देश हैं और 12 लगभग संवाद भागीदार देश हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 17 मई 2025 को केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया। दूसरा, 59 सांसदों वाला यह प्रतिनिधिमंडल 32 देशों का दौरा करेगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ उत्तर सही है, जो सी ऑप्शन सही है, 1 और 2 दोनों। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, 21 मई 2025 को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की 63वीं कार्यकारी समिति की बैठक कहां पर हुई? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए लखनऊ, बी नई दिल्ली, सी पटना, डी आगरा। तो इसका सही उत्तर है बी नई दिल्ली। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। 24 मई 2025 को नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक कहां आयोजित हुई? ए भोपाल, बी अहमदाबाद, सी हैदराबाद, डी नई दिल्ली। तो इसका सही उत्तर है डी नई दिल्ली, जो कि भारत मंडपम में आयोजित की गई। इसका विषय भी है दोस्तों, हम ध्यान रखेंगे, विकसित भारत 2047 के लिए विकसित राज्य। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। इसी बैठक में प्रधानमंत्री ने कौशल विकास के लिए भारत सरकार को 60,000 करोड़ रुपए की योजना की मंजूरी दी है। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, 6 जून 2025 को भारत मध्य एशिया वार्ता की 4थी बैठक कहां आयोजित हुई? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए नई दिल्ली, बी दुशांबे, सी दोहा, डी कतर। तो इसका सही उत्तर है ए नई दिल्ली। यह भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित की गई। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। 29 से 30 मई 2025 को साहित्यिक सम्मेलन साहित्य कितना बदल गया है कहां आयोजित किया गया? ए भोपाल, बी गांधीनगर, सी नई दिल्ली, डी लखनऊ। तो इसका सही उत्तर है सी नई दिल्ली। इसे राष्ट्रपति भवन में साहित्य अकादमी संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया और इस सम्मेलन का जो उद्घाटन है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, 1 से 3 जून अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की 81वीं वार्षिक आम बैठक विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन 2025 भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित हुई। दूसरा, भारत में पिछली वार्षिक आम बैठक वर्ष 1983 में आयोजित की गई थी।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी एक और दो दोनों। यहाँ दोनों कथन सही हैं। दोस्तों हम यहाँ ध्यान रखेंगे, आज महत्वपूर्ण प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की स्थापना जो है 1945 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो कनाडा के मॉन्ट्रियल में स्थित है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21, नक्शा कार्यक्रम से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए नक्शा कार्यक्रम का दूसरा चरण 2 जून 2025 को 5 राष्ट्रीय उत्कृष्ट केंद्रों में शुरू किया गया। बी इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के वैज्ञानिक सर्वेक्षण को बढ़ावा देना है। सी पहले चरण में 160 मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण दिया गया था। डी यह कार्यक्रम 157 नगरीय स्थानीय निकायों में लागू किया गया है। तो इसका सही उत्तर है बी, जो कि सही नहीं है। यहाँ हम ध्यान रखेंगे, या इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ना होकर के शहरी क्षेत्रों में भूमि सर्वेक्षण में सुधार लाना है व शहरी संपत्ति सर्वेक्षण के लिए आधुनिक भू स्थानिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग में अधिकारियों को सशक्त बनाना है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22, अंतरराष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी एशिया 2025 कहाँ आयोजित की गई? दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न हम पहले भी देख चुके हैं, जहां दो तरह के प्रश्न बन रहे हैं। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए नई दिल्ली भारत, बी कोलंबो श्रीलंका, सी सिंगापुर, डी बैंकॉक थाईलैंड। तो इसका सही उत्तर है सी सिंगापुर। प्रश्न नंबर 23, हाल ही में पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला आयुक्त कौन बनी? ए अंजलि चौधरी, बी कशिश चौधरी, सी आयशा चौधरी, डी शिखा चौधरी। तो इसका सही उत्तर है बी कशिश चौधरी। महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। 8 मई 2025 को रोमन कैथोलिक चर्च के नए पाप के रूप में चुने गए रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट किस देश के नागरिक हैं? ए यूएसए, बी फ्रांस, सी ब्रिटेन, डी भारत। तो इसका सही उत्तर है ए यूएसए। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। ऑपरेशन कागार का संबंध किससे है? ए पश्चिमी घाट में वन्यजीवों की अवैध तस्करी रोकने से, बी नक्सली या माओवादी विचारधारा खत्म करने से, सी जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खात्मे से, डी नदियों के तटबंधों के संरक्षण से। तो इसका सही उत्तर है बी नक्सली या माओवादी विचारधारा खत्म करने से। दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका हम उद्देश्य देख लेते हैं। इसका उद्देश्य भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के समीपवर्ती क्षेत्रों में नक्सली विद्रोहियों को खत्म करना था, जो कि 21 अप्रैल 2025 को शुरू हुआ था और 14 मई 2025 को समाप्त हो गया था। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26, अप्रैल 2025 में हार्वर्ड केनेडी स्कूल द्वारा आयोजित एआई फॉर गुड हैकाथॉन में किस भारतीय एआई परियोजना ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए मेगा, बी एग्री स्टैक योजना, सी स्वामित्व योजना, डी नक्शा। तो इसका सही उत्तर है ए मेघा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27, हाल ही में किस देश ने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज गोनोरिया की दुनिया की पहला वैक्सीन फॉर सीमैनबी लॉन्च की है? ए यूएसए, बी फ्रांस, सी इंग्लैंड, डी भारत। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका सही उत्तर है सी इंग्लैंड। दोस्तों आप इसको डिटेल में पीडीएफ में देख लीजिएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आयोग पूछता रहा है। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। वर्ष 2025 में भारत का तीसरा यूनिकॉर्न ऑफ द ईयर बनने वाला स्टार्टअप कौन सा है? ए रेजर, बी पोर्टर, सी अन अकेडमी, डी परप्लेक्सिटी। इसका सही उत्तर है बी पोर्टर। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29, 20 से 24 मई 2025 के मध्य विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए रॉटरडैम नीदरलैंड, बी प्रिंस अल्बर्ट कनाडा, सी ओस्लो नॉर्वे, डी नई दिल्ली भारत। तो इसका सही उत्तर है ए रॉटरडैम नीदरलैंड। दोस्तों इसे आप पीडीएफ में देख सकते हैं। इसमें नीदरलैंड के रॉटरडैम में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। आप यहाँ देख सकते हैं कि भारत की जो महत्वपूर्ण पहलें हैं, ग्रीन हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन है। दोस्तों यहाँ ग्रीन हाइड्रोजन क्या है ये भी देख सकते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन जो कि नवीकरणीय ऊर्जा से बनाई जाती है। यहाँ ग्रे हाइड्रोजन के बारे में आप देख सकते हैं, ब्लू हाइड्रोजन के बारे में देखते हैं। ये यूपीएससी और का फेवरेट एरिया रहा है, हो सकता हो आयोग यहाँ से प्रश्न बनाए। अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। हाल ही में किस देश ने के याला ग्लेशियर को आधिकारिक रूप से मृत घोषित कर दिया गया? ए नेपाल, बी अमेरिका, सी रूस, डी वेनेजुएला। तो इसका सही उत्तर है ए नेपाल। यह ग्लेशियर नेपाल के लांगटांग घाटी में स्थित है, जो कि 66% लगभग कम हो चुका है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 31, हाल ही में दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई मेथनॉल संयंत्र कहाँ शुरू किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए नीदरलैंड, बी इंग्लैंड, सी चीन, डी डेनमार्क। तो इसका सही उत्तर है डी डेनमार्क। 32वें नंबर प्रश्न को देखते हैं।
19 मई 2025 को राष्ट्रीय वार्षिक साइबर सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ए भारत मंडपम नई दिल्ली, बी महाबलीपुरम तमिलनाडु, सी मल्लपुरम केरल, डी गांधीनगर गुजरात। तो इसका सही उत्तर है बी महाबलीपुरम तमिलनाडु में आयोजन किया गया। प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। 8 से 9 मई 2025 को 6G ग्लोबल समिति के ऑनलाइन आयोजन की मेजबानी किसने की? ए हांगकांग, बी सिंगापुर, सी दक्षिण कोरिया, डी चीन। तो इसका सही उत्तर है ए हांगकांग। प्रश्न नंबर 34 देखते हैं। 28 अप्रैल 2025 को सिप्री द्वारा सैन्य खर्च पर जारी रिपोर्ट के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वर्ष 2024 में कुल सैन्य व्यय के मामले में भारत चौथे स्थान पर है। दूसरा, वर्ष 2019 से 24 के मध्य भारत विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश रहा। तीसरा, वर्ष 2024 में कुल सैन्य खर्च के मामले में रूस प्रथम स्थान पर रहा। सही विकल्प चुनें। ए केवल एक सही है, बी 1 और 2 सही है, सी सभी सही हैं, डी सभी गलत है। तो इसका सही उत्तर है डी सभी गलत हैं। दोस्तों इसमें पहला जो है भारत चौथे स्थान पे ना होकर के 5वें स्थान पे है, इसे हम पीडीएफ में देख सकते हैं। और भारत दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश रहा है, जबकि पहला यूक्रेन सबसे बड़ा हथियार आयातक देश रहा है। तीसरे स्थान पर कतर है, चौथे स्थान पर सऊदी अरब और 5वें स्थान पर पाकिस्तान है। दोस्तों तीसरे ऑप्शन को देखते हैं कि प्रथम स्थान पे अमेरिका पहले स्थान पे है। अब हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 35। हाल ही में बिहार स्थित नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का नया कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? ए सचिन चतुर्वेदी, बी अशोक शुक्ल, सी जिम रोहन, डी आचार्य वेद व्रत। तो इसका सही उत्तर है ए सचिन चतुर्वेदी, जिसे नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 36 देखते हैं। भारत का पहला विदेशी विश्वविद्यालय केंद्रित एडुसिटी कहाँ स्थापित किया जाएगा? ए ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश, बी इंदौर मध्य प्रदेश, सी सिलिकॉन वैली बेंगलुरु, डी नवी मुंबई महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर है डी नवी मुंबई महाराष्ट्र, जिसकी घोषणा वहां के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की है। प्रश्न नंबर 37 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में पहली डबल डेकर इलेक्ट्रॉनिक बस की शुरुआत कहां पर की गई है? ए प्रयागराज, बी गोरखपुर, सी लखनऊ, डी नोएडा। तो इसका सही उत्तर है सी लखनऊ, जिसकी शुरुआत 9 नवंबर 2024 को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने की है। दोस्तों यहाँ हम ध्यान रखेंगे, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें यात्रा करने वाली महिलाओं का जो टिकट है, टिकट में लगभग 50% की छूट दी जाएगी। प्रश्न नंबर 38 देखते हैं। किस संस्थान ने वित्तीय संस्थानों को म्यूल बैंक खातों का पता लगाने में मदद के लिए म्यूल हंटर एआई लॉन्च किया है? दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि म्यूल बैंक खाता किसे कहते हैं। ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी आर्थिक मामलों का विभाग, सी भारतीय रिजर्व बैंक, डी इकोनॉमिक काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इसका सही उत्तर है सी भारतीय रिजर्व बैंक। दोस्तों म्यूल खाते अपराधियों द्वारा धन शोधन के लिए उपयोग किए जाते हैं और अक्सर अनजान व्यक्तियों द्वारा शुल्क के लिए खोले जाते हैं। प्रश्न नंबर 39 देखते हैं। प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन 5 से 6 नवंबर 2025 को कहां हुआ? ए नई दिल्ली भारत, बी लुम्बिनी नेपाल, सी टोक्यो जापान, डी थिम्पू भूटान। तो इसका सही उत्तर है ए नई दिल्ली भारत। पूर्ण प्रश्न है। प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित की गई। यह भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से इसका आयोजन किया गया। इसका विषय था एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धर्म की भूमिका। दोस्तों अब हम अपने अंतिम प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 40। 15 से 16 नवंबर 2025 को आयोजित प्रथम बोडोलैंड महोत्सव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। दूसरा, इसका विषय था बोडोलैंड हमारी साझा विरासत। तीसरा, इस महोत्सव का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। सही विकल्प चुनना है। ए केवल एक सही है, बी केवल 1 और 2 सही है, सी केवल 2 और 3 सही है, डी सभी सही है। तो इसका सही उत्तर है ए केवल 1 सही है। दोस्तों यहाँ दूसरा कथन गलत है, क्योंकि इसका विषय है समृद्ध भारत के लिए शांति और सद्भाव। दूसरा, इसका उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू ने नहीं किया, इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। दोस्तों आज पहला प्रश्न देखते हैं। महारत्न और नवरत्न कंपनियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाली 15वीं कंपनी बन गई है। दूसरा, 3 मार्च 2025 को भारत सरकार ने IRCTC और IRFC को क्रमशः 25वीं और 26वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है। ए केवल कथन 1 सही है, बी केवल कथन 2 सही है, सी दोनों कथन सही है, डी दोनों कथन गलत है। तो इसका सही उत्तर है बी केवल कथन 2 सही है। पहला कथन यहाँ गलत है। HAL जो है 15वीं नहीं 14वीं कंपनी बनी है। वर्तमान में भारत में 14 महारत्न हैं और 26 नवरत्न कंपनियां हैं व 59 मिनी रत्न कंपनियां हैं।
अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, 38वें राष्ट्रीय खेल की पदक तालिका में कौन प्रथम स्थान पर है? ए महाराष्ट्र, बी हरियाणा, सी सर्विसेज, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है सी सर्विसेज। इसको हम पीडीएफ में देख लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके हर चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे कि इसका आयोजन कहाँ हुआ, इसका उद्घाटन किसने किया, इसका शुभंकर क्या है। ये देख सकते हैं आप पीडीएफ में। आयोजक जो है उत्तराखंड में हुआ और इसमें जो पहले स्थान पे है सर्विसेज है पहले स्थान पे, सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड प्रथम स्थान, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर, हरियाणा तीसरे स्थान पर रहा। आयोजक जो है उत्तराखंड में हुआ 28 जनवरी से 14 फरवरी तक। उद्घाटन जो है यहाँ दोस्तों ध्यान रखेंगे, उद्घाटन मोदी जी ने किया और जो है इसका समापन जो है गृह मंत्री अमित शाह द्वारा हल्द्वानी में किया गया। उद्घाटन जो है देहरादून में हुआ था। इसका शुभंकर जो है मौली, जो कि एक पक्षी है। थीम इसकी है हरित खेल, आदर्श वाक्य संकल्प से शिखर तक। और अगला जो यहाँ महत्वपूर्ण बात है, अगला जो 39वां जो राष्ट्रीय खेल का आयोजन है वह फरवरी या मार्च 2027 में मेघालय में आयोजित किया जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ए भारत, बी नेपाल, सी भूटान, डी इंग्लैंड। इसका सही उत्तर है ए भारत। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत पुरुष और महिला दोनों टीमें विजेता रही और नेपाल उप विजेता रहा, पहला संस्करण। दोस्तों मैं उदाहरण के आप सभी के लिए इन प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या इस पीडीएफ के अंत में दे दी गई है। यहाँ पर हम केवल प्रश्नों के उत्तर देखेंगे जिससे कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का हम अभ्यास कर सकें। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल फोकस यूपीपीएससी से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अब आप अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, कबड्डी विश्व कप 2025 के बारे में सही विकल्प चुने। ए यह दूसरा संस्करण था और इसका आयोजन इंग्लैंड में हुआ। बी भारत की पुरुष व महिला दोनों टीमें विजेता रहीं। सी इंग्लैंड की पुरुष व महिला दोनों टीमें उप विजेता रहीं। डी उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। इसका उत्तर है डी उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। यह इसका दूसरा संस्करण था जो कि इंग्लैंड में आयोजित हुआ। यहाँ भी जो है भारत की पुरुष और महिला दोनों टीमें विजेता रही हैं। पहली बार इसका आयोजन जो है एशिया के बाहर हुआ है। इससे पहले 2019 में पहले संस्करण का आयोजन जो है मलेशिया में हुआ था। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 के बारे में कौन सा या से कथन सही है? पहला, इसके 5वें संस्करण का आयोजन 23 जनवरी 2025 को लेह लद्दाख में शुरू हुआ और 12 मार्च 2025 को जम्मू कश्मीर में संपन्न हुआ। दूसरा, हिमाचल प्रदेश पदक तालिका में 18 पदक के साथ प्रथम स्थान पर रहा है। ए केवल कथन 1 सही है, बी केवल कथन 2 सही है, सी दोनों कथन सही है, डी दोनों कथन गलत है। तो यहाँ उत्तर ए है, केवल 1 कथन सही है, दूसरा कथन गलत है क्योंकि हिमाचल प्रदेश दूसरे स्थान पे, पहले स्थान पे सेना कुल 18 पदक में 7 गोल्ड जीतकर प्रथम स्थान पर, हिमाचल 18 पदक और 6 गोल्ड जीतकर दूसरे, लद्दाख 4 स्वर्ण पदक जीतकर तीसरे स्थान पर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया? ए तुहिन कांत पांडे, बी दिनेश माहेश्वरी, सी संजय मल्होत्रा, डी अरविंद पनगड़िया। इसका सही उत्तर है बी दिनेश माहेश्वरी, जो कि 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं 15 अप्रैल 2025 को। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण प्रदान किया गया? ए ओसामू सुजुकी, बी शारदा सिन्हा, सी एम.टी. वासुदेवन, डी उपर्युक्त सभी को। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी को मरणोपरांत पद्म विभूषण प्राप्त किया गया। दोस्तों आप इसको पीडीएफ में देख सकते हैं और इनके बारे में पढ़ सकते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम देख लेंगे कि राष्ट्रपति द्रौपदी ने 139 पद्म पुरस्कार दिए, जिसमें 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री हैं। आप इस पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 नहीं मिला? ए हरमनप्रीत सिंह, बी मनु भाकर, सी प्रवीण कुमार, डी अवनी लेखरा। इसका सही उत्तर है डी अवनी लेखरा को नहीं मिला, बाकी सभी को मिला। इसमें हम नोट करेंगे कि यहाँ डी गुकेश को भी शतरंज में मिला हुआ है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 5 से 6 मई 2025 की रात को भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर नाम से हवाई हमला किया था। दूसरा, यह हमला 22 अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए किया गया था। ए केवल 1 कथन सही है, बी केवल 2 सही है, सी दोनों सही है, डी दोनों गलत हैं। इसका सही उत्तर है बी केवल 2 कथन सही है। इसमें पहला कथन जो है गलत है, वो 5 से 6 मई ना होकर के 6 से 7 मई की रात को किया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, आज महोत्सव 2025 किस मंत्रालय की पहल है और इसका उद्देश्य क्या है? ए संस्कृति मंत्रालय, उद्देश्य भारतीय फिल्म उद्योगों को बढ़ावा देना। बी जनजातीय मंत्रालय का मंत्रालय, उद्देश्य जनजातीय हुनर, कला और खान पान को प्रदर्शित करना और व्यापार को बढ़ावा देना। सी पर्यटन मंत्रालय, उद्देश्य देश में पर्यटन को बढ़ावा देना। डी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय,
उद्देश्य हैंडीक्राफ्ट में महिलाओं को सशक्त बनाना। तो आदि महोत्सव 2025 किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई हो? ऑप्शन नंबर बी है जनजातीय मामलों के मंत्रालय। आप उद्देश्य यहाँ देख ही सकते हैं। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। 28 मार्च 2025 को म्यांमार में 7.7 तीव्रता के भूकंप से क्षति हुई के दौरान भारत सरकार ने मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था? ए ऑपरेशन शिवा, बी ऑपरेशन ब्रह्मा, सी ऑपरेशन सहायता, डी ऑपरेशन दोस्त। तो इसका सही उत्तर है बी ऑपरेशन ब्रह्मा। यहाँ ऑपरेशन दोस्त जो है तुर्की में भूकंप आया था उस दौरान चलाया गया था। ऑपरेशन शिवा जो अमरनाथ यात्रा के दौरान भारतीय सेना द्वारा चलाया गया था। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम इस तरीके के ऑपरेशन याद करके जाएंगे परीक्षा में। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। मार्च 2025 में विकसित भारत युवा संसद 2025 का उद्घाटन किसने किया? ए नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, सी मनसुख मांडविया, डी जगदीप धनखड़। इसका सही उत्तर है सी मनसुख मांडविया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में 16 मार्च 2025 को विकसित भारत युवा संसद का उद्घाटन किया। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 13। चैंपियन ट्रॉफी 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, चैंपियन ट्रॉफी का यह 9वां संस्करण था और इसका आयोजन पाकिस्तान एवं यूएई में किया गया। दूसरा, भारत ने इंग्लैंड को हराकर तीसरी बार चैंपियन ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया। ए केवल एक सही है, बी केवल 2 सही है, सी दोनों सही है, डी दोनों गलत है। तो इसका उत्तर है ए केवल एक सही है। दूसरा कथन गलत है क्योंकि भारत ने इंग्लैंड को न हरा करके न्यूजीलैंड को हराया और भारत 3 बार विजेता बना। पहला 2002 में, फिर दूसरी बार 2013 में और तीसरी बार 2025 में। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 14। नोबेल पुरस्कार 2024 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, चिकित्सा के क्षेत्र में यह पुरस्कार डेविड बेकर, डेमिस हासाविस और जॉन एम जम्पर को दिया गया। दूसरा, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में यह पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोस गैरी रुकुन को दिया गया। तीसरा, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में यह पुरस्कार जॉन जे हाफिल व जेफरी हिंटन को दिया गया। ए केवल 1 और 2 सही है, बी केवल 3 सही है, सी सभी सही है, डी सभी गलत है। तो इसका सही उत्तर है बी केवल 3 सही है। पहला और दूसरा कथन गलत है। चिकित्सा के क्षेत्र में यह पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकुन को दिया गया। दूसरा है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में यह पुरस्कार डेविड बेकर और डेमिस अमिस और जॉन एम्पर को दिया गया। महत्वपूर्ण प्रश्न याद करके जाएंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। इसका आप पीडीएफ में इसके बारे में और भी डिटेल से पढ़ सकते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 15। दुनिया का सबसे बड़ा उभयचर जहाज सिचुआन किस देश ने लॉन्च किया? ए चीन, बी जापान, सी रूस, डी अमेरिका। तो इसका सही उत्तर है ए चीन। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 16। भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप सून किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? ए सरला एविएशन, बी बिरला एविएशन, सी विमला एविएशन, डी कमला एविएशन। तो इसका सही उत्तर है ए सरला एविएशन द्वारा एयर टैक्सी प्रोटोटाइप शून्य का लॉन्च किया गया। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 17। किस राज्य सरकार ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ 3 एआई उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, डी तेलंगाना। तो इसका सही उत्तर है बी महाराष्ट्र, जो कि नागपुर, मुंबई और पुणे में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेंगे माइक्रोसॉफ्ट की मदद से। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय में से हाल ही में किस देश ने अलग होने की घोषणा की है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑस्ट्रिया, बी सूडान, सी रूस, डी हंगरी। तो इसका सही उत्तर है डी हंगरी। अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला यह पहला यूरोपीय देश है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 19। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने किस संगठन के सहयोग से इंडिया स्किल एक्सीलेटर पहल का शुभारंभ किया है? ए विश्व आर्थिक मंच, बी विश्व स्वास्थ्य संगठन, सी अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, डी विश्व बैंक। तो इसका सही उत्तर है ए विश्व आर्थिक मंच। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 20। अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का 123वां सदस्य कौन सा देश बना है? ए केन्या, बी वेनेजुएला, सी अंगोला, डी नेपाल। तो इसका सही उत्तर है सी अंगोला। इसके पहले जो है स्पेन, पराग्वे और नेपाल जो है इसके नवीनतम सदस्य बन चुके हैं। इसकी जो शुरुआत हुई थी दोस्तों, हम ध्यान रखेंगे कि जलवायु परिवर्तन संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क COP21 में इसकी शुरुआत हुई थी अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि इसका जो है मुख्यालय कहां पर है। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। 6 से 7 जुलाई 2025 को 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए कजान रूस में, बी जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका, सी रियो डी जेनेरियो ब्राजील, डी संघाई चीन में। इसका सही उत्तर है सी रियो डी जेनेरियो ब्राजील में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका दोस्तों हम थीम भी याद रखेंगे कि इसका जो विषय था वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना और अधिक समावेशी एवं टिकाऊ वैश्विक शासन को बढ़ावा देना है। यहाँ ध्यान रखेंगे कि जो 18वां ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता जो है वो भारत करेगा 2026 में। अति महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको आप पीडीएफ में देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 22। हाल ही में यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भगवत गीता एवं नाट्य शास्त्र को शामिल करने के बाद इस रजिस्टर में अंकित रचना व अभिलेख की कुल संख्या अब कितनी हो गई है? ए 10, बी 14, सी 54, डी 11। तो इसका सही उत्तर है
इसका सही उत्तर है बी 14। भारतीय रचना अवलोकों की संख्या जो है 14 हो गई है यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप यहाँ इसके सारी जो 14 चीजें हैं वो याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पहल से बाहर होने वाला पहला लैटिन अमेरिकी राष्ट्र बन गया है। ए ब्राजील, बी पनामा, सी अर्जेंटीना, डी होंडुरास। तो इसका सही उत्तर है बी पनामा। महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI से बाहर हो गया। इसकी सीमा जो है याद रखेंगे कि कोस्टा रिका और कोलंबिया से मिलती है। इसकी राजधानी जो पनामा सिटी है, इसकी जो मुद्रा है बाल्बोआ है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 24। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन कब स्वीकृति हुई? इसकी मतलब कब स्वीकृति की गई? ए जनवरी 2024, बी जनवरी 2025, सी मार्च 2025, डी मई 2025। तो इसका सही उत्तर है बी जनवरी 2025। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनवरी 2025 को 16,300 करोड़ रुपए के व्यय के साथ राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के शुभारंभ को मंजूरी दी है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 25। केंद्रीय सरकार ने मार्च 2025 में किस नए बैटरी तकनीक का उल्लेख किया जो स्वयं चार्ज हो सकती है? ए सौर वायु बैटरी, बी ऑक्सीजन सहायक फोटो आधारित स्वयं चार्जिंग बैटरी, सी पन बिजली बैटरी, डी थर्मो इलेक्ट्रिक बैटरी। तो इसका सही उत्तर है बी ऑक्सीजन सहायक फोटो आधारित स्व चार्जिंग बैटरी। दोस्तों यहाँ ध्यान रखेंगे कि ये CNS प्रौद्योगिकी द्वारा संस्थान द्वारा विकसित की गई है, वहां के शोधकर्ताओं द्वारा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 26। नीति आयोग का फ्रंटियर टेक हब किस तकनीक पर केंद्रित है? ए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बी क्वांटम कंप्यूटिंग, सी जैव प्रौद्योगिकी, डी स्वच्छ ऊर्जा। तो इसका सही उत्तर है बी क्वांटम कंप्यूटिंग। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 27। 43वें विश्व मेडिकल और स्वास्थ्य खेल हाल ही में कहां आयोजित किए गए? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए जर्मनी, बी फ्रांस, डी जापान, सी जापान, डी कनाडा। तो इसका सही उत्तर है बी फ्रांस में। भारत ने कुल 32 पदक इसमें जीते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन 2024 के आर्चरी वर्ल्ड कप में भारत के लिए 2 कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं? ए दीपक कुमार, बी राहुल जाधव, सी धीरज बोमडेवर, डी सौरभ चौधरी। तो इसका सही उत्तर है सी धीरज बोमडेवर। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 29। इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे 2024 की थीम क्या है? ए खेलों में भाग लें, बी चलिए चलें और जश्न मनाएं, सी स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, डी खेलों से दोस्ती। तो इसका सही उत्तर है बी चलिए चलें और जश्न मनाएं। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 30। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास कहां आयोजित हुआ? ए राजस्थान, बी दुबई, सी आबू धाबी, डी कच्छ गुजरात। तो इसका सही उत्तर है ए राजस्थान। दोस्तों साइक्लोन, डेजर्ट साइक्लोन और डेजर्ट नाइट करके ऐसे करके अभ्यास है, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 का तीसरा संस्करण भारत के किस देश के साथ किया? ए सिंगापुर, बी UAE, सी मिस्र, डी USA। तो इसका सही उत्तर है सी भारत और मिस्र। भारत मिस्र की संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 का तीसरा संस्करण जो है वह 10 फरवरी 2025 को राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ। अति महत्वपूर्ण प्रश्न, हम डेट भी थोड़ा ध्यान में देकर के चलेंगे कि ये जो 10 फरवरी 2025 को किया गया। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 32। 13 से 18 अक्टूबर 2024 के मध्य नौसैन्य अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन कहां पर किया गया? ए सकोता द्वीप यमन पर, बी मिरबत तट ओमान, सी गोवा तट पर, डी चेन्नई तट पर। तो इसका सही उत्तर है सी गोवा तट पर। इसे हम दोस्तों PDF में देख लेंगे क्योंकि कई सारे अभ्यास जो हैं ये हुए हैं। यहाँ दोस्तों ओमान जो है वो अति महत्वपूर्ण है जैसे इसके ऊपर देखिए पर्शियन गल्फ है, गल्फ ऑफ ओमान है और इसके बीच में बनता है होर्मुज संधि। इसे याद कर लेंगे, अक्सर आयोग यहाँ से प्रश्न बनाता रहा है। या अरेबियन सी के पास है। इसके पड़ोसी देश भी देख लेंगे, नीचे यमन है, बगल में सऊदी अरेबिया, ऊपर ईरान है। ठीक है दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 33। केंद्रीय बजट 2025-26 में कितनी जीवन रक्षक दवाओं पर सीमा शुल्क छूट दी गई है? ए 26, बी 36, सी 46, डी 56। तो इसका सही उत्तर है बी 36। 36 दवाओं जीवन रक्षक दवाओं को सीमा शुल्क छूट दी गई है। प्रश्न नंबर 34 देखते हैं। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने किसे साइबर जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, बी क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, सी रश्मिका मंदाना, डी अनिल कपूर। तो इसका सही उत्तर है सी अभिनेत्री रश्मिका मंदाना को साइबर जागरूकता के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के तहत कितने वर्षों के लिए धनराशि आवंटित की गई है? ए 2 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 4 वर्ष, डी 5 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है बी 3 वर्ष। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के तहत 3 वर्ष के लिए धनराशि आवंटित की गई है।
प्रश्न नंबर 36 देखते हैं, जागृति ऐप और जागो ग्राहक जागो ऐप का निर्माण किस संस्थान के द्वारा किया गया है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए IIT रुड़की, बी IIT दिल्ली, सी ISC बेंगलुरु, डी IIT BHU। तो इसका सही उत्तर है डी IIT BHU। प्रश्न नंबर 37 देखते हैं, हाल ही में रक्षा मंत्री ने किस कंपनी के साथ K9 वज्र टी-ट्रैक्ड तोपखाने के लिए समझौता किया है? ए L&T, बी HAL, सी स्काई रूट एरोस्पेस लिमिटेड, डी सोलर डिफेंस इंडस्ट्रीज। तो इसका सही उत्तर है ए L&T लार्सन एंड टुब्रो के साथ। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 38, डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट युद्धाभ्यास किन देशों के मध्य हुआ है? ए भारत, UAE, सऊदी अरब, बी भारत, सऊदी अरब व ईरान, सी भारत, UAE व ओमान, डी भारत, UAE व फ्रांस। तो इसका सही उत्तर है डी भारत, UAE और फ्रांस। इसका उद्देश्य जो है चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच इंडो पैसिफिक और पारस की खाड़ी जैसे क्षेत्रों में रक्षा संबंधों को मजबूत करना है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 39, भारतीय नौसेना ने रसद शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए किस संस्थान के साथ समझौता किया है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए गतिशक्ति विश्वविद्यालय गुजरात, बी IIT खड़गपुर, सी डीकेन विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया, डी US होमलैंड एंड सिक्योरिटी विभाग। तो इसका सही उत्तर है ए गतिशक्ति विश्वविद्यालय गुजरात। अंतिम प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 40, पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसने किया? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ध्यान देंगे। ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, सी जगदीप धनखड़, डी ओम बिरला। तो इसका सही उत्तर है डी ओम बिरला, जो कि 6 जनवरी 2025 को आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में जो है कि पूरे भारत से अनुसूचित जातियों जनजातियों के 502 निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था। चलते हैं पहले प्रश्न पर। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है? ए 6% से 6.6%, बी 6% से 6.8%, सी 6.1% से 6.7%, डी 6.3% से 6.6% तक। तो इसका सही उत्तर है डी 6.3% से 6.6%। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 2, वित्तीय वर्ष 2024-25 के NSO के अग्रिम अनुमानों के संबंध में सही कथनों का चयन करें। पहला, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वास्तविक GDP वृद्धि दर 6.4% रहेगी। दूसरा, सकल स्थिर पूंजी निर्माण 6.4% बढ़ने का अनुमान है। तीसरा, वास्तविक सकल मूल्य वर्धित यानी GVA में 7.3% की वृद्धि होने का अनुमान है। कथन देखना है, ए केवल 1 और 2 सही है, बी 1 और 3 सही है, सी सभी सही है, डी सभी गलत है। तो इसका सही उत्तर है ए केवल 1 और 2 सही है। इसमें आप तीसरा कमेंट सेक्शन में तीसरे का उत्तर बता सकते हैं, तीसरे कथन का। अगले प्रश्न को देखते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राथमिक घाटा GDP का कितने प्रतिशत अनुमानित है? ए 0.6%, बी 0.06%, सी 0.8%, डी 1.5%। इसका सही उत्तर है सी 0.8%। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजस्व घाटा GDP का कितने प्रतिशत अनुमानित है? ए 1.5%, बी 2.5%, सी 3.4%, डी 4.5%। इसका सही उत्तर है बी 2.5%। इस तरीके के प्रश्न दोस्तों पूछे जाते रहे हैं बजट से, आप तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 5, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटा GDP का कितने प्रतिशत प्रस्तावित है? ए 3.5%, बी 3.8%, सी 4.4%, डी 4.5%। तो इसका सही उत्तर है 4.4% राजकोषीय घाटा जो कि प्रस्तावित है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 6, बजट 2025-26 के भाषण के अनुसार भारत मत्स्य उत्पादन और जलीय कृषि के क्षेत्र में विश्व में कौन सा स्थान है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका सही उत्तर है बी दूसरा। यहाँ दोस्तों ध्यान रखें कि भारत के समुद्री खाद्य निर्यात का मूल्य जो है 60,000 करोड़ रुपए हो चुका है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 7, केंद्रीय बजट 2025-26 में किन दलहन फसलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की घोषणा की है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए चना, पहला चना, दूसरा तुअर या अरहर, तीसरा उड़द, चौथा मसूर। सही पूछ देखते हैं इसमें। ए केवल 1 और 2, बी 2, 3 और 4, सी केवल 3 और 4, डी केवल 4। इसका सही उत्तर है बी केवल 2, 3 और 4 यानी अरहर, उड़द और मसूर दलहन आत्मनिर्भर मिशन में शामिल है। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, यहाँ ध्यान देंगे कि जो इसका बजट आवंटन है वह 1000 करोड़ रुपए है। इसकी समयावधि जो है वो 6 वर्ष तक की है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 8, केंद्रीय बजट 2025-26 में नए आयकर स्लैब के संबंध में कौन सा या से कथन सम्मिलित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला कि 0 से 4 लाख पर 5% कर दर है। दूसरा 8 से 12 लाख पर 8% कर दर है। तीसरा 12 से 16 लाख पर 15% कर दर है। सही कूट का चयन करेंगे। ए केवल 1, बी 2 और 3, सी केवल 3, डी उपयुक्त सभी। इसमें जो सही सुमेलित है वो तीसरा कथन सही सुमेलित है।
पहला और दूसरा गलत है, क्योंकि 0 से 4 लाख पर 0% कर दर है और 4 से 8 लाख पर 5% कर दर है और 8 से 12 लाख पर 10% कर दर है। आप इसको पीडीएफ में देख लीजिएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ ध्यान रखेंगे 24 लाख से अधिक पर 30% का कर दर है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। केंद्रीय बजट 2025-26 में निर्यात और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित प्रावधान है। पहला कि निर्यात संवर्धन मिशन, दूसरा भारत ट्रेड नेट, तीसरा खिलौना उद्योग योजना। सही कोड का चयन करना है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ उपर्युक्त सभी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 के बारे में सही कथन या कथनों को चुने। पहला, पुरुष एकल विजेता डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन थे। दूसरा, महिला एकल विजेता भारत की पीवी सिंधु थी। तीसरा, इसका आयोजन नई दिल्ली में 14 से 19 जनवरी 2025 के मध्य हुआ। सही कोड का चयन करना है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 3, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर है बी केवल 1 और 3। इसमें जो पीवी सिंधु की जगह है वो दक्षिण कोरिया की आन से यंग थी, महिला एकल विजेता में। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। भारत में पहली बार टेली सर्जरी के माध्यम से 2 रोबोटिक हृदय शल्य क्रियाएं किस सिस्टम का प्रयोग करके सफलतापूर्वक की गई। महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ASI रोबोटिक्स, बी रोबो कार्ड सिस्टम, सी भारत एडवांस रोबोटिक सिस्टम, डी SSI मंत्रा। तो इसका सही उत्तर है SSI मंत्रा। इसको पीडीएफ में देख लीजिएगा एक बार। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी ने 8 जनवरी 2025 को कहां रखी। ए विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, बी गांधीनगर गुजरात में, सी मानेसर हरियाणा में, डी कोच्चि केरल में। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका सही उत्तर है ए विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। 26 जनवरी 2025 को भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन रहे हैं। ए इमैनुअल मैक्रोन, बी प्रोबो सुबियांतो, सी नवीन रामगुलाम, डी मोहम्मद मुइज्जू। तो इसका सही उत्तर है बी प्रोबो सुबियांतो, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। CII के किस पूर्व महानिदेशक को सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम द्वारा मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ए अजय कामत, बी GV श्रीवासन, सी दिलीप सांघी, डी तरुण दास। तो इसका सही उत्तर है डी तरुण दास। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। स्पेडेक्स मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह इसरो का एक मिशन है जो अंतरिक्ष यानों को जोड़ने यानी डॉकिंग तकनीक विकसित करने पर केंद्रित है। दूसरा, भारत अमेरिका, रूस और चीन के साथ डॉकिंग तकनीक में विशेषज्ञता प्राप्त करने वाला चौथा देश बन गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं। ए केवल 1, बी केवल 2, सी दोनों, डी दोनों गलत हैं। तो इसका सही उत्तर है सी दोनों ऑप्शन सही हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और उनके स्पेनिश समकक्ष श्री पेड्रो सांचेज ने 28 अक्टूबर 2024 को कहां पर टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। ए लखनऊ उत्तर प्रदेश, बी वडोदरा गुजरात, सी खुर्जा उत्तर प्रदेश, डी बेंगलुरु कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर है डी वडोदरा गुजरात। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। भारत की पहली मुफ्त एयर एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर किया। महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए AIIMS ऋषिकेश यानी एम्स ऋषिकेश, बी एम्स दिल्ली, सी खुर्जा उत्तर प्रदेश, डी बेंगलुरु कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर है ए एम्स ऋषिकेश में, या पहल संजीवनी योजना का हिस्सा है। ध्यान रखेंगे। 18वें प्रश्न को देखते हैं। भारत का पहला लेखकों का गांव कौन सा है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए माना गांव लद्दाख, बी सोनपुर गांव पश्चिम बंगाल, सी धोरेडो गांव गुजरात, डी थानो गांव उत्तराखंड। तो इसका सही उत्तर है डी थानो गांव उत्तराखंड। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। सूचना के अधिकार यानी RTI का संग्रहालय की आधारशिला कहां रखी गई है। ए अजमेर, बी नई दिल्ली, सी पानीपत, डी जयपुर। तो इसका सही उत्तर है ए अजमेर। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, यहाँ ध्यान रखेंगे कि RTI संसद ने 15 जून 2005 में RTI अधिनियम पारित किया और यह 12 अक्टूबर 2005 से लागू किया गया। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। नवंबर 2024 में किस देश की सरकार ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाया है। ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी ऑस्ट्रेलिया, डी इंग्लैंड। तो इसका सही उत्तर है सी ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों यहाँ ध्यान रखेंगे कि इसके पहले फ्रांस ने पिछले साल 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। अक्टूबर 2024 में यूएस आधारित ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने किस भारतीय को विश्व के सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय बैंकर के रूप में सम्मानित किया। ए अरविंद पनगड़िया, बी अमिताभ कांत, सी रघुराम राजन, डी शक्तिकांत दास। तो इसका सही उत्तर है डी शक्तिकांत दास। दोस्तों यहाँ ध्यान रखेंगे कि इन्हें लगातार दूसरे वर्ष यह सम्मान मिला है। अगले प्रश्न को देखते हैं 22। प्रश्न नंबर 22। निम्नलिखित पुस्तकों और लेखकों में कौन सा सुमेलित नहीं है। ए रतन टाटा, एलाइस थॉमस मैथ्यू, बी स्पीकिंग विद नेचर रामचंद्र गुहा, सी वाई भारत मैटर्स डॉक्टर एस जयशंकर, डी सभी सुमेलित हैं। तो इसका सही उत्तर है डी सभी सुमेलित हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक क्वेश्चन अक्सर उत्तर प्रदेश पीसीएस में आता रहा है, आप किताबों को देख लेंगे किसने क्या लिखा। आगे प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। हाल ही में भारत ने वायु रक्षा मिसाइल बंदूक प्रणाली पेंटेर के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया। ए रूस, बी इजराइल, सी फ्रांस, डी यूएसए। तो इसका सही उत्तर है ए रूस। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा मूंगा बी हेमोथ कोरल किस द्वीप पर खोजा गया। ए तुवालू, बी हवाई द्वीप, सी सोलोमन द्वीप, डी तस्मान द्वीप। तो इसका सही उत्तर है सी सोलोमन द्वीप। दोस्तों यहाँ ध्यान रखेंगे कि इससे पहले जो है
दुनिया का सबसे बड़ा जो मूंगा था बिग मामा, जो कि अमेरिका के समोआ में स्थित था, अब इससे बड़ा भी ये हो गया, जो कि 34 मीटर चौड़ा, 32 मीटर लंबा और 6 मीटर ऊंचा है। अब यह पहले स्थान पर आ गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। एयरबस ने दक्षिण एशिया में अपने नए मुख्यालय और अत्यधिक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया है? ए नई दिल्ली, बी ग्रेटर नोएडा, सी गांधीनगर, डी वेल्लोर। इसका सही उत्तर है ए नई दिल्ली, जो कि इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्थित है। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किस देश की यात्रा के दौरान मुख्य आकर्षण के रूप में भारतीय दूतावास में एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP दीवार का उद्घाटन किया? ए यूएई, बी सऊदी अरब, सी कतर, डी यूके। इसका सही उत्तर है बी सऊदी अरब। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी UNWTO द्वारा धूड़ मार्स को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव कार्यक्रम के लिए चुना गया। यह गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? ए मेघालय, बी ओडिशा, सी झारखंड, डी छत्तीसगढ़। तो इसका सही उत्तर है डी छत्तीसगढ़। दोस्तों यहाँ ध्यान रखेंगे और फैक्ट देख लेंगे कि जो विश्व पर्यटन दिवस वर्ष 1980 से प्रत्येक 27 सितंबर को मनाया जाता है, और इसकी जो इस बार की थीम थी 2024 की, वो पर्यटन और शांति है। यहाँ हम ध्यान देंगे कि जो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन है उसकी स्थापना 1975 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है मैड्रिड स्पेन में है, और लगभग इसमें जो है 160 सदस्य देश है भारत सहित, 6 सहयोगी और 2 पर्यवेक्षक हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। ऑस्ट्रेलिया के वोलोगोंग विश्वविद्यालय का नया परिसर कहां पर खोला गया है? ए गिफ्ट सिटी गुजरात, बी ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश, सी नई दिल्ली, डी इंदौर मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर है ए गिफ्ट सिटी गुजरात। दोस्तों पीडीएफ में इसके और भी जो यूनिवर्सिटी हैं उनके परिसर को देख लेते हैं कहां पर खोले गए हैं। जैसे कि मेलबर्न विश्वविद्यालय दिल्ली में अपना पहला सेंटर खोलेगा, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया यूनिवर्सिटी नोएडा में खोला, वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में, ला टोब्रो को बेंगलुरु में, और ब्रिटेन की जो ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी को मुंबई परिसर में खोलने की अनुमति दी गई है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, पढ़ के जाएंगे परीक्षा में हम। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 29। देश का पहला संविधान संग्रहालय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खोला गया है? ए गुजरात, बी उत्तर प्रदेश, सी लद्दाख, डी हरियाणा। इसका सही उत्तर है डी हरियाणा। इसका उद्घाटन जो है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया है। प्रश्न नंबर 30 को देखते हैं। सार्वजनिक परिवहन के लिए ग्रीन हाइड्रोजन बसों का संचालन करने वाला भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना है? ए कर्नाटक, बी केरल, सी लद्दाख, डी दमन और दीव। इसका सही उत्तर है सी लद्दाख। आगे प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 31। 26 नवंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान दिवस के अवसर पर किन 2 भाषाओं में भारतीय संविधान के अनुवाद की प्रतियों का अनावरण किया? ए बोडो और संथाली, बी संस्कृत और संथाली, सी संस्कृत और मैथिली, डी तमिल और पाली। तो इसका सही उत्तर है सी संस्कृत और मैथिली। यहाँ हम ध्यान देंगे कि जो संविधान दिवस है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है, और अभी तक जो 8वीं जो भाषाएं हैं वो 8वीं अनुसूची में उल्लेखित है 22 भाषाओं के साथ। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 32। नेफ्रिथ्रोमाइसिन औषधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एंटीबायोटिक है। दूसरा, इसे मिकनाफ नाम से बाजार में उतारा गया है। तीसरा, इसका उद्देश्य विशेष रूप से एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध यानी AMR से निपटना है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 3, सी सभी सही हैं, डी सभी गलत है। तो इसका सही उत्तर है सी सभी सही है, यानी यहाँ सभी कथन सही हैं। दोस्तों यहाँ ध्यान रखेंगे कि इसका जो विकास है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल जल प्रौद्योगिकी विभाग के प्रभाग द्वारा किया गया है। आगे प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 33। WIPO यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की वार्षिक बौद्धिक संपदा रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2023 में भारत वैश्विक पेटेंट फाइलिंग में किस स्थान पर रहा है? ए दूसरे, बी तीसरे, सी छठे, डी 9 में। इसका सही उत्तर है सी छठे। यहाँ ध्यान रखेंगे कि पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर USA और तीसरे स्थान पर जापान है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 34। वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत को इस सूचकांक में 176वां स्थान प्राप्त हुआ है, जो 5 सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में से एक है। दूसरा, डेनमार्क को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले देशों में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। महत्वपूर्ण प्रश्न अक्सर सूचकांक पूछे जाते रहे परीक्षा में, तो हम सूचकांक भी याद कर लेंगे। ए केवल 1 कथन सत्य है, बी केवल 2 कथन सत्य है, सी दोनों सत्य है, डी दोनों असत्य है। तो इसका सही उत्तर है ए केवल 1 कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। यहाँ हम ध्यान रखेंगे कि लग्जमबर्ग को प्रथम स्थान प्राप्त है, जबकि दूसरे स्थान पर एस्टोनिया है और तीसरे स्थान पर डेनमार्क है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 35। बुकर पुरस्कार 2024 विजेता कौन है? ए बानू मुश्ताक, बी सामंथा हार्वे, सी पाल लिंच, डी सेहान करुणा तिलका। इसका सही उत्तर है बी सामंथा हार्वे। इनकी पुस्तक है आर्बिटर, जो कि एक अंतरिक्ष यात्रा पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 36। भारत और वियतनाम के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास ब्रिनबैक्स 2024 के 5वें संस्करण का आयोजन कहां हुआ? ए हरियाणा, बी मेघालय, सी हनोई, डी तमिलनाडु। इसका सही उत्तर है ए हरियाणा। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 37। केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक कहां आयोजित की गई? ए कुरुक्षेत्र, बी गुरुग्राम, सी नई दिल्ली, डी भोपाल। तो इसका सही उत्तर है सी नई दिल्ली। महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ हम देखेंगे कि केंद्रीय हिंदी समिति जो है वो हिंदी भाषा विकास और संबोधन दिशा निर्देश के लिए सर्वोच्च संस्था है।
प्रश्न नंबर 38 को देखते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी गोवा, डी उत्तराखंड। तो इसका सही उत्तर है डी उत्तराखंड। यहाँ ध्यान रखेंगे कि गोवा में समान नागरिक संहिता पुर्तगाल शासनकाल से ही लागू है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 39, पायल कपाड़िया द्वारा निर्मित कौन सी फिल्म 2024 में प्रतिष्ठित कांस फिल्म समारोह में ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म बनी? ए गुलमोहर, बी एरियल पेन, सी एवरीथिंग राउंड अस, डी ऑल वी इमेजिन इन एज लाइट। ऑल वी इमेजिन एज लाइट। तो इसका सही उत्तर है डी ऑल वी इमेजिन एज लाइट। अगले प्रश्न को देखते हैं। अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित पुस्तकों एवं लेखकों के युग्मों में से कौन से सुमेलित नहीं है? पहला हु डेयर्स विंग्स ए सोल्जर मेमोयर लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी। दूसरा लीव व्हाइल यू आर अलाइव शिव खेड़ा। तीसरा वाइल्ड फिक्शन एसएस अमिताभ घोष। चौथा द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट्स अरुण सौरीवाला। ए केवल एक सुमेलित नहीं है, बी केवल एक और दो सुमेलित नहीं है, सी केवल चार सुमेलित नहीं है, डी सभी सुमेलित है। तो इसका सही उत्तर है डी सभी सुमेलित है। महत्वपूर्ण प्रश्न किताब से पूछे जाते हैं, आप याद कर लीजिएगा। तेजी से अपने पहले प्रश्न पर, फरवरी 2025 में श्री ज्ञानेश कुमार को भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी सीईसी के रूप में चुना गया। यह उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित है? ए मेरठ, बी आगरा, सी बुलंदशहर, डी सीतापुर। तो इसका सही उत्तर है बी आगरा। ये आगरा से संबंधित है। प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। फरवरी 2025 में 32वें भारतीय कला इतिहास कांग्रेस सम्मेलन उत्तर प्रदेश में कहां आयोजित किया गया? ए नोएडा, बी लखनऊ, सी कानपुर, डी झांसी। तो इसका सही उत्तर है ए नोएडा। नोएडा में भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का सम्मेलन आयोजित किया गया। फरवरी 2025 को निम्नलिखित में से कहां पर विश्व आर्द्रभूमि दिवस के उपलक्ष्य में एक समारोह का आयोजन किया गया? ए सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई, बी नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव, सी सरसई नावर झील इटावा, डी पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य गोंडा। तो इसका सही उत्तर है डी पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य गोंडा। दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि गोंडा के जो पड़ोसी जिले हैं उनका क्या नाम है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। और आप विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है ये भी बता सकते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में उत्तर प्रदेश ने कुल कितने स्वर्ण पदक हासिल किए? ए 23, बी 20, सी 13, डी 9। तो इसका सही उत्तर है सी 13 पदक उत्तर प्रदेश ने हासिल किए। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, अयोध्या उत्तर प्रदेश राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास, जिनका 12 फरवरी 2025 को निधन हो गया, उन्हें राम मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में कब नियुक्त किया गया था? ए वर्ष 1889, बी वर्ष 1992, सी वर्ष 2019, सी वर्ष 2021। तो इसका सही उत्तर है बी 1992 में उन्हें नियुक्त किया गया था। प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रशिक्षण अकादमी यानी NSSTA का 17वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो इसका ए 2 फरवरी 2025, बी 9 फरवरी 2025, सी 13 फरवरी 2025, डी 22 फरवरी 2025। तो इसका सही उत्तर है सी 13 फरवरी 2025 को NSSTA का 17वां स्थापना दिवस मनाया गया। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, देख लेंगे। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। 10 से 25 फरवरी 2025 तक उत्तर प्रदेश के कितने ब्लॉकों में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी MDA अभियान चलाया गया? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए 27 ब्लॉक, बी 38 ब्लॉक, सी 45 ब्लॉक, डी 52 ब्लॉक। तो इसका सही उत्तर है सी 45 ब्लॉक में MDA चलाया गया यानी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान। ठीक है, आप उत्तर प्रदेश कब तक फाइलेरिया उन्मूलन को प्राप्त कर लेगा ये भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। फरवरी 2025 में वाराणसी में आयोजित काशी तमिल संगम 3.0 के उद्घाटन में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, डी केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन। तो इसका सही उत्तर है ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि शामिल नहीं थे काशी तमिल संगम के उद्घाटन में 3.0 के उद्घाटन में। प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। फरवरी 2025 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को किस राज्य के गौरव सम्मान से अलंकृत किया गया है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी गुजरात, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है बी उत्तर प्रदेश ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को राज्य के गौरव सम्मान से अलंकृत किया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, 18 फरवरी से 2 मार्च 2025 तक किस थीम पर आगरा में शिल्प कला और संस्कृति का मेला ताज महोत्सव का आयोजन किया गया? ए आजादी के अमृत महोत्सव संग ताज का रंग, बी जश्न विरासत, सी संस्कृति और समृद्धि, डी धरोहर और विरासत। तो इसका सही उत्तर है डी धरोहर या विरासत। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, फरवरी 2025 में उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं, जैसा कि प्रश्न में ही पता चल रहा है। ए पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन चुका है। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में राज्य का पहला तेजस्वी किसान मार्ट। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस तरीके के प्रश्न जो है आयोग पूछता रहा है। ए 25 जनवरी 2025,
बी 14 जनवरी 2025, सी 21 फरवरी 2025, डी 19 फरवरी 2025। यानी पहला तेजस्वी किसान मार्ट का शुभारंभ कब किया गया? तो इसका शुभारंभ जो है वो 19 फरवरी 2025, यानी डी ऑप्शन सही है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। फरवरी 2025 में उत्तर प्रदेश के नोएडा में चिप डिजाइन में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी NIELIT के उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किसने किया? ए अमित शाह, बी योगी आदित्यनाथ, सी एस कृष्णन, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी एस कृष्णन ने इसका उद्घाटन किया। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में कितनी भूमि पर औद्योगिक पार्क की स्थापना की जाएगी? ए 45 बीघे, बी 58 बीघे, सी 77 बीघे, डी 80 बीघे। तो इसका सही उत्तर है डी 80 बीघे पर गाजीपुर में औद्योगिक पार्क की स्थापना की जाएगी। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। 21 फरवरी से 10 मार्च 2025 तक नोएडा के शिल्प हाट में आयोजित किए गए सरस आजीविका मेला 2025 का उद्घाटन किसने किया? ए द्रौपदी मुर्मू, बी जगदीप धनखड़, सी योगी आदित्यनाथ जी, डी शिवराज सिंह चौहान। तो इसका सही उत्तर है डी शिवराज सिंह चौहान ने सरस आजीविका मेला का उद्घाटन किया। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 16। 6 फरवरी 2025 को ग्रेटर नोएडा में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी NSDC इंटरनेशनल अकादमी का उद्घाटन किसने किया? ए योगी आदित्यनाथ, बी पीयूष गोयल, सी अमित शाह, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो उद्घाटन किया वो राष्ट्रीय कौशल मिशन के राज्य मंत्री, शिक्षा व राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी जी ने किया है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 17। 22 फरवरी 2025 को राष्ट्र के पहले बायोपॉलीमर संयंत्र का शिलान्यास किसने और कहां किया? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्न एक बार पूछे भी जा चुके हैं। ए जगदीप धनखड़ ने संत कबीरनगर में, बी एस जयशंकर ने ललितपुर में, सी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखीमपुर खीरी में, डी ब्रजेश पाठक महोबा में। तो इसका सही उत्तर है सी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी में पहले बायोपॉलीमर संयंत्र का शिलान्यास किया है। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। दोस्तों तेजी से हम आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2025 में राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन यानी नासा ने क्षुद्रग्रह 2023 OG-40 की अंतिम खोज के लिए निम्नलिखित में से किस शहर के छात्र दक्ष मलिक को मान्यता दी है? ए लखनऊ, बी नोएडा, सी बुलंदशहर, डी कासगंज। तो इसका सही उत्तर है बी नोएडा। नोएडा के हैं अपने दक्ष मलिक। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 19। हाल ही में प्रोफेसर हनुमान या प्रसाद शुक्ल को महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा यानी महाराष्ट्र का कुलपति नियुक्त किया गया है। यह उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित है? ए अयोध्या, बी वाराणसी, सी इटावा, डी संभल। तो इसका सही उत्तर है ए अयोध्या। प्रोफेसर हनुमान प्रसाद शुक्ल जो है वो अयोध्या से संबंधित हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 20। हाल ही में काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU के जंतु वैज्ञानिकों ने एक शोध में किस नदी के जल में लगभग 1000 प्रकार के प्रदूषक तत्व पाए जाने की पुष्टि की है? ए राप्ती नदी, बी केन नदी, सी गौला नदी, डी वरुणा नदी। तो इसका सही उत्तर है डी वरुणा नदी। आयोग हमेशा से नदियों के बारे में क्वेश्चन पूछता आ रहा है, उसके दाएं नदी या बाएं नदी आदि ये सब ऐसे क्वेश्चन पूछता है, तो आप नदियों के बारे में पढ़ते चलेंगे। उसके गंगा के दाहिने कौन सी नदी उसमें आके मिलती है, गंगा के बाएं कौन सी नदी उसमें आके मिलती है, इस तरीके के प्रश्न हम तैयार करेंगे। हम दक्षिण भारत की नदियों को भी देखेंगे, हम उत्तर भारत की नदियों को देखेंगे, कौन सी नदी पश्चिमी घाट में गिरती है, कौन सी पूर्वी घाट में गिरती है, ये सब देखते चलेंगे। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न नदियों से हमेशा बनते रहे, हर परीक्षा में बनते रहे हैं, तैयार करते चलेंगे। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की फरवरी 2025 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार प्रयागराज महाकुंभ के दौरान गंगा एवं यमुना नदियों के जल में किस बैक्टीरिया का स्तर काफी बढ़ गया है? ए क्रिप्टोस्पोरिडियम बैक्टीरिया, बी एस्वेरिचिया कोली बैक्टीरिया, सी लीजियोनेला बैक्टीरिया, डी फेकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया। तो इसका सही उत्तर है डी फेकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया। थोड़ा नाम लेना कठिन हो जाता है, इसके लिए सॉरी दोस्तों। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 से 26 फरवरी 2025 तक दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल शो का 16वां संस्करण इलेक्ट्रामा कहां आयोजित किया गया? ए लखनऊ, बी झांसी, सी नोएडा, डी कानपुर। तो इसका सही उत्तर है सी नोएडा। 16वां संस्करण इसका इलेक्ट्रामा का नोएडा में आयोजित किया गया। महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 23 को देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक राज्य को फाइलेरिया मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? ए 2026, बी 2027, सी 2030, डी 2035। तो इसका सही उत्तर है बी 2027। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 24। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस अस्पताल में मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया कराने के लिए रोबोटिक सर्जरी शुरू की जाएगी? ए लाला लाजपत राय अस्पताल कानपुर, बी मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, सी KGMU लखनऊ, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी KGMU लखनऊ यानी किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको हम रोबोट बना देते हैं, आप याद रखिएगा, इस तरीके का रोबोटिक सर्जरी होगा। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में आयोजित हस्तशिल्प, रंग और रसायन तथा परिधान प्रौद्योगिकी पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? ए जगदीप धनखड़,
बी गिरिराज सिंह, सी योगी आदित्यनाथ, डी बी और सी दोनों संयुक्त रूप से। तो इसका सही उत्तर है बी गिरिराज सिंह ने उद्घाटन किया। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 26। निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने फलों और सब्जियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए एक नई सौर निर्जलीकरण तकनीक प्रस्तुत की है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए IIT वाराणसी, बी IIT पटना, सी IIT मुंबई, डी IIT कानपुर। तो इसका सही उत्तर है डी IIT कानपुर। उत्तर प्रदेश समसामयिकी की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शहर वर्ष 2024 में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए भारत का पहला 3D डिजिटल ट्विन मैप बनाने वाला शहर बन गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए मिर्जापुर, बी वाराणसी, सी पीलीभीत, डी सुल्तानपुर। तो इसका सही उत्तर है बी वाराणसी। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने प्रयागराज में स्थित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परिसर में कल्पवृक्ष संग्रहालय का उद्घाटन कब किया? लोक सेवा आयोग परिसर की ही बात कर रहे हैं। ए 9 फरवरी 2025, बी 15 फरवरी 2025, सी 22 फरवरी 2025, डी 28 फरवरी 2025। तो इसका सही उत्तर है बी 15 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परिसर में कल्पवृक्ष संग्रहालय का उद्घाटन जो है अपने लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी ने किया है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 29। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगभग कितनी धनराशि की लागत से भारत के सबसे बड़े इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जा रहा है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए 875 करोड़ रुपए, बी 926 करोड़ रुपए, सी 1175 करोड़ रुपए, डी 1300 करोड़ रुपए। तो इसका सही उत्तर है डी 1300 करोड़ रुपए की लागत से भारत के सबसे बड़े इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 30 को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नगर पालिका द्वारा NDS ऐप विकसित किया जाएगा जिसके माध्यम से बिना लाइन में लगे घर बैठे ही हाउस टैक्स या पानी टैक्स जमा किया जा सकेगा? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए लखनऊ नगर पालिका, बी बिजनौर नगर पालिका, सी मिर्जापुर नगर पालिका, डी भदोही नगर पालिका। तो इसका सही उत्तर है सी मिर्जापुर नगर पालिका। तेजी से प्रश्नों को देखते चलेंगे, याद करते चलेंगे। प्रश्न नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत का पहला तकनीकी संस्थान बन गया है जहां पर PhD थीसिस का सारांश हिंदी, संस्कृत और सभी भारतीय भाषाओं में भी प्रस्तुत किया जा सकेगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाषाओं को लेकर भी आयोग सवाल पूछता रहा, चाहे वो UPSC हो चाहे वो UPPCS हो। ए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान BHU, बी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, सी मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद, डी हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय कानपुर। तो इसका सही उत्तर है ए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान BHU काफी आगे रहता है, आप लोग काफी लोग वहां से पढ़ते होंगे, शोध करते होंगे, तो आप याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 32 को देखते हैं। हाल ही में किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने फाइटोपैथोजेनिक कवक की नई प्रजाति एपिकोकम इंडिकम की खोज की है? ए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, सी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, डी दिल्ली विश्वविद्यालय। तो इसका उत्तर है बी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU ने फाइटोपैथोजेनिक कवक की नई प्रजाति एपिकोकम इंडिकम की खोज की है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरीके के साइंस में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते रहे आयोग द्वारा। प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के निकट बिजामाई गांव में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में कितने करोड़ रुपए की लागत से राडार बनाने की फैक्ट्री स्थापित की जाएगी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए 300 करोड़ रुपए, बी 378 करोड़ रुपए, सी 400 करोड़ रुपए, डी 502 करोड़ रुपए। तो इसका सही उत्तर है सी 400 करोड़ रुपए की लागत से राडार फैक्ट्री कहां पर? इसके बिजामाई गांव के निकट बनाई जाएगी। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 34। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में जल परिवहन एवं जल पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन को कब मंजूरी प्रदान की है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करते चलेंगे। ए दिसंबर 2024, बी जनवरी 2025, सी फरवरी 2025, डी मार्च 2025। तो इसका सही उत्तर है सी फरवरी 2025। उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन को मंजूरी प्रदान की गई है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 35। 7 फरवरी 2025 को अयोध्या राम मंदिर के निर्माण के लिए पहली ईंट रखने वाले विहिप नेता कामेश्वर चौपाल का निधन हो गया। इनका जन्म निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? ए गुजरात, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी केरल। तो इनका सही उत्तर है सी बिहार, ये बिहार के थे। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 36। 16 से 18 फरवरी 2025 तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड फेस्टिवल का आयोजन कहां किया गया? ए मेरठ, बी नोएडा, सी कानपुर, डी प्रयागराज। तो इसका सही उत्तर है डी प्रयागराज। अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड फेस्टिवल का आयोजन प्रयागराज में किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हम थीम भी याद करते चलेंगे। आप बता सकते हैं कि इस बार विश्व मातृभूमि दिवस की क्या थीम थी। प्रश्न नंबर 37 देखते हैं। फरवरी 2025 में ग्रेटर नोएडा में आयोजित हस्तशिल्प, रंग एवं रसायन तथा परिधान प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी में निम्नलिखित में से किस विषय पर कार्यक्रम आयोजित किए गए? पहला गारमेंट टेक्नोलॉजी एक्सपो 2025, दूसरा डाइकम वर्ल्ड भारत टैक्स, तीसरा हस्त निर्मित उत्पाद प्रदर्शनी, चौथा इंडिया सोर्सिंग कॉन्क्लेव। देख लेते हैं। केवल एक और 3, बी केवल 2 और 3, सी
1, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4 सभी। तो इसका सही उत्तर है डी 1, 2, 3 और 4 सभी विषय पर कार्यक्रम जो है आयोजित किए गए। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 38। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुष कबड्डी टूर्नामेंट में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है? ए उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तराखंड। तो इसका सही उत्तर है ए उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 39। उत्तर प्रदेश के नोएडा में आयोजित 32वें भारतीय कला इतिहास कांग्रेस सम्मेलन के मुख्य अतिथि के रूप में किसने भाग लिया? ए नरेंद्र मोदी, बी गजेंद्र सिंह शेखावत, सी योगी आदित्यनाथ, डी अमित शाह। तो इसका सही उत्तर है बी गजेंद्र सिंह शेखावत। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस सम्मेलन के मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने भाग लिया। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 40। हाल ही में खबरों में करतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? ए बहराइच, बी बलिया, सी मऊ, डी बिजनौर। तो इसका सही उत्तर है ए बहराइच। करतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य बहराइच जिले में। आप बता सकते हैं कि लखीमपुर खीरी में कौन सा अभ्यारण्य है, उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्रश्न नंबर 41 देखते हैं। 13 फरवरी 2025 को जारी राज्यों में पंचायत का अंतरण यानी विकेंद्रीकरण की स्थिति एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग 2024 में शीर्ष 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश को किस स्थान पर रखा गया? ए पहले, बी दूसरे, सी चौथे, डी पांचवें। तो इसका सही उत्तर है डी पांचवें। उत्तर प्रदेश को 5वें स्थान पर रखा गया। प्रश्न नंबर 42 को देखते हैं, उसी से रिलेटेड प्रश्न। प्रश्न नंबर 41 है, ध्यान से पढ़ते हैं। राज्यों में पंचायतों का अंतरण यानी विकेंद्रीकरण की स्थिति एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग 2024 के किस आयाम में उत्तर प्रदेश को चौथे स्थान पर रखा गया? ए कार्यकारी आयाम, बी वित्तीय आयाम, सी जवाबदेही आयाम, डी रूपरेखा आयाम। तो इसका सही उत्तर है सी जवाबदेही आयाम। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 43। जनवरी 2025 में नीति आयोग द्वारा जारी वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में व्यय की गुणवत्ता की श्रेणी में किस राज्य को 7वें स्थान पर रखा गया? व्यय की गुणवत्ता श्रेणी में पूछ रहा है। तो ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी बिहार। तो इसका सही उत्तर है बी उत्तर प्रदेश। नीति आयोग द्वारा जारी वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में व्यय की गुणवत्ता श्रेणी में उत्तर प्रदेश को 7वें स्थान पर रखा गया। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 44 देखते हैं। 26 दिसंबर 2025 को भारत निर्वाचन आयोग यानी ECI द्वारा जारी 2024 में लोकसभा चुनाव के संदर्भ में जारी निर्वाचन डेटा सेट के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कितने पोलिंग स्टेशन थे? ए 1,02,060, बी 1,18,189, सी 1,62,069, डी 1,92,209। तो इसका सही उत्तर है सी 1,62,069 पोलिंग स्टेशन जो है उत्तर प्रदेश में है। अंतिम प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 45। लोकसभा चुनाव 2024 में 800 महिला उम्मीदवार थी। इसमें उत्तर प्रदेश की कितनी महिला उम्मीदवार शामिल हैं? ए 77, बी 80, सी 95, डी 111। तो इसका सही उत्तर है बी 80 महिला उम्मीदवार लोकसभा चुनाव 2024 में शामिल थी। महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में शायद पेट में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे चुनाव से रिलेटेड। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न पर। हाल ही में पेरिस पैरालंपिक में प्रीति पाल ने 100 से 200 मीटर की दौड़ T35 में कांस्य पदक जीता। प्रीति पाल उत्तर प्रदेश के किस जिले की निवासी हैं? ए लखनऊ, बी मुजफ्फरनगर, सी एटा, डी गाजियाबाद। तो इसका सही उत्तर है बी मुजफ्फरनगर। प्रीति पाल जो है वो मुजफ्फरनगर की निवासी है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। हाल ही में जारी 400 मिलियन ड्रीम्स रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश कौन सा स्थान हासिल किया? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। तो इसका सही उत्तर है सी तीसरा। उत्तर प्रदेश ने तीसरा स्थान हासिल किया। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस एक खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? ए अजीत सिंह, बी सुश्री प्रीति पाल, सी वंतिका अग्रवाल, डी श्री प्रवीण कुमार। तो इसका सही उत्तर है डी श्री प्रवीण कुमार। अगले पार्ट में भी हमने मेजर ध्यानचंद खेल के बारे में आपको पढ़ाया ही है। प्रश्न नंबर 4। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश को किस श्रेणी में रखा गया? ए एस्पायरर, बी फ्रंट रनर, सी अचीवर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी अचीवर श्रेणी में उत्तर प्रदेश को रखा गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। वर्ष 2025 की गणतंत्र दिवस झांकी में उत्तर प्रदेश की झांकी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए पहला स्थान। उत्तर प्रदेश की झांकी को गणतंत्र दिवस पर पहला स्थान प्राप्त हुआ। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। 8 जनवरी 2025 को अनामिका शर्मा ने बैंकॉक में 13,000 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग लगाकर महाकुंभ का आधिकारिक झंडा फहराया था। अनामिका शर्मा उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए लखनऊ, बी प्रयागराज, सी झांसी, डी मेरठ। तो इसका सही उत्तर है बी प्रयागराज। अनामिका शर्मा जो है वो प्रयागराज से संबंधित है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। दिसंबर 2024 में उत्तर प्रदेश राज्य सरकारी ई मार्केट प्लेस यानी जेम प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से अपनाने वाला कौन सा राज्य बन गया है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। तो इसका सही उत्तर है ए पहला। उत्तर प्रदेश जो है
पहला राज्य बन चुका है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किन व्यक्तियों को पद्म विभूषण 2025 प्रदान किया गया है? पहला राम बहादुर राय, दूसरा सतपाल सिंह, तीसरा सैयद ऐनुल हसन, चौथा आशुतोष शर्मा। तो सही विकल्प का चयन कर लेते हैं। ए केवल 1 और 3, बी केवल 3 और 4, सी केवल 2 और 3, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के किसी भी व्यक्ति को पद्म विभूषण नहीं मिला, बल्कि विभूषण मिला। पिछले सेशन में हमने आपको बताया था, आप देख लेंगे, याद कर लेंगे, आयोग यहाँ से प्रश्न पूछता ही रहा है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। 7 से 13 जनवरी 2025 तक 8वीं एलीट पुरुष राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियन 2025 कहाँ आयोजित की गई? ए बरेली, बी मेरठ, सी फिरोजाबाद, डी कासगंज। तो इसका सही उत्तर है ए बरेली। 8वीं एलीट पुरुष राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियन बरेली में आयोजित की गई। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। जनवरी 2025 में विशाखापट्टनम से अयोध्या तक मोटरसाइकिल अभियान डेयर स्क्वायर को हरी झंडी किसने दिखाई? ए नारा चंद्रबाबू नायडू, बी पवन कल्याण, सी सैयद अब्दुल नजीर, डी वाइस एडमिरल समीर सक्सेना। तो इसका सही उत्तर है डी वाइस एडमिरल समीर सक्सेना ने दिखाई हरी झंडी। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। हाल ही में किसे कृषि उद्यम क्षेत्र में उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया? ए कर्नल सुभाष देसवाल, बी मनीषा वर्मा, सी कृष्णकांत शुक्ला, डी अजय डॉक्टर जय सिंह। तो इसका सही उत्तर है ए कर्नल सुभाष देसवाल को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं, हाल ही में, प्रश्न नंबर 12। हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किसने किया था? ए योगी आदित्यनाथ, बी अमित शाह, सी राजनाथ सिंह, डी ए और सी दोनों, यानी योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह। तो इसका सही उत्तर है डी योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह दोनों ने किया था अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन लखनऊ में। ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 250 डिलीवरी पॉइंट खोले जाएंगे। सबसे ज्यादा डिलीवरी पॉइंट कहां पर खोले जाएंगे? ए अमेठी, बी बदायूं, सी मुरादाबाद, डी महोबा। तो इसका सही उत्तर है बी बदायूं। बदायूं में सबसे ज्यादा डिलीवरी पॉइंट खोले जाएंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हरित महाकुंभ का आयोजन कब किया गया? ए 13 जनवरी 2025, बी 31 जनवरी 2025, सी 2 फरवरी 2025, डी 7 फरवरी 2025। तो इसका सही उत्तर है बी 31 जनवरी 2025 को हरित महाकुंभ का आयोजन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में किया गया। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित में से कहां पर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण किया जाएगा? ए बलिया, बी औरैया, सी प्रयागराज, डी श्रावस्ती। तो इसका सही उत्तर है सी प्रयागराज में किया जाएगा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। उत्तर प्रदेश के पहले डबल डेकर बस रेस्टोरेंट पंपकिन का उद्घाटन कहां किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए लखनऊ, बी अयोध्या, सी वाराणसी, डी प्रयागराज। तो इसका सही उत्तर है डी प्रयागराज। पहले डबल डेकर रेस्टोरेंट पंपकिन का उद्घाटन किया गया। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। वाराणसी में भारत के पहले हिंदी साहित्य भाषा संग्रहालय की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कितनी धनराशि आवंटित की है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के पहले हिंदी साहित्य भाषा संग्रहालय की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कितनी धनराशि आवंटित की है? ए 13.50 करोड़ रुपए, बी 17.10 करोड़ रुपए, सी 25 करोड़ रुपए, डी 29 करोड़ रुपए। तो इसका सही उत्तर है सी 25 करोड़ रुपए इसकी स्थापना के लिए आवंटित किए गए हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। हाल ही में उत्तर प्रदेश में पहली बार कृषि भारत 2024 मेले का आयोजन कहां किया गया? ए लखनऊ, बी कानपुर, सी बाराबंकी, डी नोएडा। तो इसका सही उत्तर है ए लखनऊ। कृषि भारत 2024 मेले का उद्घाटन लखनऊ में किया गया। महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, 11 से 17 जनवरी 2025 तक आयोजित उत्तर प्रदेश खादी महोत्सव 2025 का आयोजन कहां किया गया? इस तरीके के प्रश्न आयोग पूछता रहा है, तो ध्यान देते चलेंगे। ए नोएडा, बी कानपुर, सी लखनऊ, डी आगरा। तो इसका सही उत्तर है सी लखनऊ में उत्तर प्रदेश खादी महोत्सव का आयोजन किया गया। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। 8 से 10 जनवरी 2025 तक गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में आयोजित एशिया के प्रमुख फूड एंड बेवरेज यानी F&B ट्रेड शो इंडस फूड के 8वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? ए जगदीप धनखड़, बी चिराग पासवान, सी योगी आदित्यनाथ, डी नरेंद्र मोदी। इसका सही उत्तर है बी चिराग पासवान। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि चिराग पासवान किस राज्य से संबंधित हैं। आगे प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। बाल साहित्य सम्मान 2023 के संबंध में सही जोड़े का चयन कीजिए। ए शिक्षार्थी बाल चित्रकला सम्मान डॉक्टर मोहम्मद अरशद खान को मिला, बी सोहन लाल द्विवेदी बाल कविता सम्मान डॉक्टर दीपक कोहली को मिला, सी उमाकांत मालवीय युवा बाल साहित्य सम्मान डॉक्टर आरपी सारस्वत को मिला, डी सुभद्रा कुमारी चौहान महिला बाल साहित्य सम्मान डॉक्टर करुणा पांडे को मिला। तो इसका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान
महिला बाल साहित्य सम्मान जो है डॉक्टर करुणा पांडे को मिला है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी आपको पिछले सेशन में पढ़ाया जा चुका है, ये प्रश्न आप देख लेंगे। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। 23 जनवरी 2025 को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में 6वां नया क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया गया है? ए लखनऊ, बी वाराणसी, सी प्रयागराज, डी गोरखपुर। तो इसका सही उत्तर है ए लखनऊ में उत्तर प्रदेश के 6वें नए क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया गया अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 23। 12 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां पर नानाजी देशमुख पार्क का शिलान्यास किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए बाराबंकी, बी मेरठ, सी इटावा, डी गोरखपुर। तो इसका सही उत्तर है डी गोरखपुर में नानाजी देशमुख पार्क का शिलान्यास योगी जी ने किया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 24। 15 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेला क्षेत्र के झूसी में विश्व के सबसे बड़े और पहले महामृत्युंजय यंत्र का अनावरण किया गया। यह महामृत्युंजय यंत्र कितना लंबा, कितना चौड़ा और कितना ऊंचा है? तो इसका सही उत्तर है, सीधे हम ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी है, जो 52 फीट लंबा, 52 फीट चौड़ा और 52 फीट ऊंचा है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 25। जनवरी 2025 में प्रादेशिक सेना ने किस नदी के पुनरुद्धार और संरक्षण के लिए गंगा टास्क फोर्स यानी GTF के अंतर्गत एक नया सब टास्क फोर्स स्थापित किया है? ए रामगंगा नदी, बी गोमती नदी, सी यमुना नदी, डी घाघरा नदी। तो इसका सही उत्तर है बी गोमती नदी के लिए सब टास्क फोर्स स्थापित किया जाएगा इसके पुनरुद्धार और संरक्षण के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 26। प्रयागराज नगर निगम ने शुद्ध वायु उपलब्ध कराने और स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा देने के लिए प्रयागराज में कई स्थानों पर किस देश की मियावाकी पद्धति का उपयोग करके घने वन विकसित किए हैं? ए जापान, बी चीन, सी नेपाल, डी फ्रांस। तो इसका सही उत्तर है ए जापान। जो मियावाकी पद्धति है वो जापान की पद्धति है। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मियावाकी पद्धति शुरू करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 27। 20 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान में किस जीव के लिए रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किया है? ए तेंदुआ, बी हिरण, सी भालू, डी हाथी। तो इसका सही उत्तर है डी हाथी। अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान जो है वो गोरखपुर में है। यहाँ पर हाथी बचाव के लिए रेस्क्यू सेंटर खोला जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 28। जनवरी 2025 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आकाशवाणी के कुंभवाणी नामक एक FM चैनल का शुभारंभ किया है। ए लखनऊ, बी प्रयागराज, सी मेरठ, डी वाराणसी। तो इसका सही उत्तर है बी प्रयागराज में FM 103.5 का शुरुआत किया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 29। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में विश्व का तीसरा और भारत का पहला अर्बन पब्लिक रोपवे ट्रांसपोर्ट बनने जा रहा है? ए अयोध्या, बी महाराजगंज, सी वाराणसी, डी लखनऊ। तो इसका सही उत्तर है सी वाराणसी में भारत का पहला और विश्व का तीसरा अर्बन पब्लिक रोपवे ट्रांसपोर्ट बनने जा रहा है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 30। उत्तर प्रदेश का गंगा एक्सप्रेसवे राज्य के 12 जिलों से होकर गुजरेगा, इनमें से कौन शामिल नहीं है? ए मेरठ, बी बुलंदशहर, सी प्रतापगढ़, डी पीलीभीत। तो इसका सही उत्तर है डी पीलीभीत शामिल नहीं है। आप इसके 12 जिलों को देख लेंगे। इसमें जो शामिल है मेरठ शामिल है, बुलंदशहर शामिल है, प्रतापगढ़ शामिल है, उन्नाव है, अमरोहा है, संभल है, बदायूं है, शाहजहांपुर है, हरदोई है, रायबरेली है और प्रयागराज है। ठीक है, इसमें पीलीभीत शामिल नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं और इसकी जो लंबाई है वो 594 किलोमीटर है। ठीक है, याद कर लेंगे, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 31। उत्तर प्रदेश में 8,700 करोड़ रुपए की लागत से अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। यह प्रस्तावित एक्सप्रेसवे कितने शहरों से होकर गुजरेगा? ए 5, बी 7, सी 9, डी 12। तो इसका सही उत्तर है ए 5 शहरों से ये गुजरेगा। प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। 22 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद संग्रहालय में लघु चित्रों पर आधारित भागवत प्रदर्शनी का शुभारंभ किसने किया? ए द्रौपदी मुर्मू, बी नरेंद्र मोदी, सी योगी आदित्यनाथ, डी गजेंद्र सिंह शेखावत। तो इसका सही उत्तर है डी गजेंद्र सिंह शेखावत ने भागवत प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 33। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। शुभांशु शुक्ला का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? ए कानपुर, बी बाराबंकी, सी लखनऊ, डी सीतापुर। तो इसका सही उत्तर है डी सी लखनऊ। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 34। उत्तर प्रदेश का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहां स्थापित किया जाएगा? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए चंदौली, बी बिजनौर, सी बरेली, डी मेरठ। तो इसका सही उत्तर है डी मेरठ में आयोजित स्थापित किया जाएगा। इसके पहले हम ध्यान देंगे कि जो भारत का व एशिया का पहला
डॉल्फिन जो राष्ट्रीय अनुसंधान है, डॉल्फिन अनुसंधान पटना में है। ये हम ध्यान रखेंगे, ये डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है ये यूपी का पहला है और उसके पहले जो देश का पहला है वो पटना में है। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 35। 16 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भारतीय संविधान की अद्भुत ऑडियो विजुअल पर आधारित संविधान गैलरी का उद्घाटन किसने किया? बात यहाँ संविधान गैलरी की हो रही है, ऑडियो विजुअल की बात हो रही है। ए योगी आदित्यनाथ, बी सुरेश कुमार खन्ना, सी आनंदीबेन पटेल, डी अमित शाह। तो इसका सही उत्तर है बी सुरेश कुमार खन्ना। इसके पहले जो संविधान संग्रहालय जो है वो सोनीपत हरियाणा में है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 36। उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल कहां पर बनाया गया है? ए गौतम बुद्ध नगर, बी हाथरस, सी लखनऊ, डी बस्ती। तो इसका सही उत्तर है सी लखनऊ। उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल लखनऊ में बनाया गया है। प्रश्न नंबर 37 देखते हैं। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी यूपीडा द्वारा प्रस्तावित विंध्यान एक्सप्रेसवे 5 जिलों से होकर गुजरेगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं है? ए प्रयागराज, बी मिर्जापुर, सी वाराणसी, डी जौनपुर। तो इसका सही उत्तर है डी जौनपुर शामिल नहीं है। इसके 5 जिले हैं प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली और सोनभद्र। इन जिलों से होकर विंध्यान एक्सप्रेसवे गुजरेगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 38। उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुचर्चित धनौरी जलाशय को सरकार आर्द्र भूमि के रूप में अधिसूचित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह किस जिले में स्थित है? ए बरेली, बी गौतम बुद्ध नगर, सी मिर्जापुर, डी शाहजहांपुर। तो इसका सही उत्तर है बी गौतम बुद्ध नगर। धनौरी जलाशय जो है गौतम बुद्ध नगर में है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 39। प्रयागराज महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जनवरी 2025 में AI आधारित कुंभ सहायक चैटबॉट लॉन्च किया गया था। यह चैटबॉट कितनी भाषाओं में संवाद करने में सक्षम है? ए 9, बी 11, सी 13, डी 15। तो इसका सही उत्तर है बी 11 भाषाओं में यह चैटबॉट संवाद करने में सक्षम था। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 40। 12 दिसंबर 2024 को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल ने उत्तर प्रदेश के किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए कितने $1 मिलियन यूपी एग्रीज योजना को मंजूरी दी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर कृषि पर आयोग क्वेश्चन पूछता रहा है, तो हम देखते चलेंगे। सीधे हम ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें जो है कि ऑप्शन सी सही है, $325.10 मिलियन की मंजूरी मिली है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 41। निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस गांव को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 में कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार प्रदान किया गया? ए भरतौल पंचायत, बी मिलक अमावती पंचायत, सी खीरजपुर पंचायत, डी अतरौली पंचायत। तो इसका सही उत्तर है बी मिलक अमावती पंचायत जो कि मुरादाबाद में है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 42। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर की रहने वाली सुरभि सिंह को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? ए बिजनौर, बी बस्ती, सी मथुरा, डी शामली। तो इसका सही उत्तर है ए बिजनौर। सुरभि सिंह को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, जो कि बिजनौर की रहने वाली हैं। प्रश्न नंबर 43 को देख लेते हैं। 25 अक्टूबर 2024 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से प्रदेश के संस्कृत विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ किसने किया? ए नरेंद्र मोदी, बी योगी आदित्यनाथ, सी ब्रजेश पाठक, डी सतीश चंद्र द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर है बी योगी आदित्यनाथ जी ने संस्कृत विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछता रहा है आयोग। प्रश्न नंबर 44 देख लेते हैं। 26 नवंबर से 1 दिसंबर 2024 तक लखनऊ में आयोजित सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ए पीवी सिंधु, बी लक्ष्मी सेन, डी वुलुओ, सी वुलुओ, डी जिया हेग जेसन। तो इसका सही उत्तर है ए पीवी सिंधु ने सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है। प्रश्न नंबर 45 को देख लेते हैं। 11 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश में कहां पर भारतीय वायुसेना के वायु स्टेशन पर C-295 फुल मोशन सिमुलेटर का उद्घाटन किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए गाजियाबाद, बी जालौन, सी आगरा, डी बस्ती। तो इसका सही उत्तर है सी आगरा। प्रश्न नंबर 46 को देखते हैं। भारत में वायरलेस पर्सनल मल्टीमीडिया कम्युनिकेशंस पर 27वीं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी विषय अर्थात सुरक्षित 6G AI नेक्सस प्रौद्योगिकी का मानवता से मिलन विषय कहां पर आयोजित की गई? ए कानपुर, बी वाराणसी, सी देवरिया, डी ग्रेटर नोएडा। तो इसका सही उत्तर है डी ग्रेटर नोएडा में 27वीं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी जिसका विषय था सुरक्षित 6G AI नेक्सस प्रौद्योगिकी का मानवता से मिलन।
ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 43। 14 से 27 नवंबर 2024 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले यानी IITF के 43वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? ए द्रौपदी मुर्मू, बी नरेंद्र मोदी, सी अमित शाह, डी पीयूष गोयल। तो इसका सही उत्तर है डी पीयूष गोयल ने किया। 48वें प्रश्न को देख लेते हैं। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 के अनुसार उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस उत्पाद के उत्पादन में पहले स्थान पर है? ए ऊन, बी अंडा, सी दूध, डी मांस। तो इसका सही उत्तर है सी दूध। आप लोग को पहले से भी पता होगा कि उत्तर प्रदेश दूध उत्पादन के मामले में पहले स्थान पर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 49 देख लेते हैं। नवंबर 2024 को केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुरातात्विक उत्खनन का उद्घाटन किया? ए ललितपुर, बी मथुरा, सी मेरठ, डी महाराजगंज। तो इसका सही उत्तर है डी महाराजगंज में पुरातात्विक उत्खनन का उद्घाटन किया। अंतिम प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 50। 28 नवंबर 2024 को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 13वां राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ए कानपुर, बी बस्ती, सी वाराणसी, डी बिजनौर। तो इसका सही उत्तर है सी वाराणसी में किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कर लिया। अगले वीडियो में हम पुनः इसी श्रृंखला के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आएंगे। दोस्तों, अगर हमारी ये पहला आपको अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, सिलेक्शन लेके रहिए।